हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कॉस्ट शीट का लास्ट पार्ट करने वाले हैं जिसमें कॉस्ट शीट पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, सो चलो करते हैं। पहले ये सम देखो, मुझे सुनो, पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो एक्सप्लेन करूँ। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ द ईयर एंडेड 31 December 2022 प्रिपेयर अ कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग देयरइन प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिट और लॉस। तो बेसिकली सब कुछ दिखाने के लिए बोल रहा है। क्या बोलता है? रॉ मटेरियल एज ऑन 1/1/2022 दिया हुआ है। वर्क इन प्रोग्रेस एज ऑन 1/1/2022 क्या बोलता है? एट प्राइम कॉस्ट एंड एट मैन्युफैक्चरिंग। यानी यहाँ पर जो WIP है ना वो दोनों में जाएगा। एक तो तुम्हारा प्राइम कॉस्ट में भी जाएगा, ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, और दूसरा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में भी जाएगा। यानी कि जो तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड है उसके बाद जैसे नॉर्मली जाता है प्लस ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, बिल्कुल वैसे ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो क्या है, ये समझो कि इस तरीके का चीज़ आया क्यों। ठीक है, अब WIP एट प्राइम कॉस्ट होता क्या है, हम लोग को ये तो पता है कि जो हमारा WIP है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है ऐसा कोई सामान जो कि आधा दूर अटका हुआ है, अभी तक पूरा बना नहीं है, या फिर जितने का ऑर्डर आया था उतने का तो कंप्लीट नहीं हुआ है, उससे कम का कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब देखो ऐसा एक सिचुएशन सोचो जहाँ पे कोई इंटीरियर करने वाला तुम्हारे घर आया है और वो तुम्हारा कस्टमाइज्ड फर्नीचर बना रहा है, या फिर तुम्हारे ही घर में वो फर्नीचर बना रहा है, तुम अपने मर्जी के हिसाब से बनवा रहे हो। ओके, और फॉर दैट मैटर तुम डायरेक्टली कोई मशीन मेड प्रोडक्ट के दुकान से तुम डायरेक्ट कोई अलमारी उठा के नहीं लेकर आए हो, बट तुम उसको बनवा रहे हो। तो वो क्या करता है, सिर्फ उसमें क्या क्या लगता है बोलो तो उसमें सिर्फ तुम्हारा लकड़ी लगता है और लेबर काम कर रहा होता है। ठीक है, सनमाइका वगैरह भी लगता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द रॉ मटेरियल ओनली। ठीक है, तो अल्टीमेटली तुम देख रहे हो कि यहाँ पे रॉ मटेरियल ही लग रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर लेबर का चार्जेस लग रहा है। ठीक है, इसके बियॉन्ड तो और कुछ नहीं लग रहा, ना फैक्ट्री का लग रहा है, ना किसी ऐसे जगह का लग रहा है, मतलब क्योंकि हो तो रहा है तुम्हारे घर ही में ना, तो देयरफॉर और कहीं का खर्चा नहीं लग रहा है। ये जो यहाँ पर जो आज मेरा सिर्फ स्ट्रक्चर रेडी करके अगर वो चला जा रहा है, इसका मतलब ये वर्क इन प्रोग्रेस है और ये प्राइम कॉस्ट का वर्क इन प्रोग्रेस है। क्यों? क्योंकि तुमको दिख रहा है यहाँ पे कि इसमें सिर्फ लेबर चार्जेस लगा है और रॉ मटेरियल और कुछ डायरेक्ट खर्चे लगे हैं, बस, और कुछ भी नहीं लगा है। ठीक है, ये प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू होने वाला WIP है। बड़े बड़े मशीन्स में जब WIP प्रोडक्ट बनते हैं तो WIP तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड के बाद आता है, इसीलिए फैक्ट्री ओवरहेड के ऊपर में WIP को वैल्यू किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा सिचुएशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्राइम कॉस्ट की मैंने बात की कि सिर्फ मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसका इंक्लूजन हुआ है। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मतलब कि फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर में WIP कब जाता है, और ये भी आ गया प्राइम कॉस्ट में कब जाता है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें दोनों है, इसका मतलब है कि ऐसा सामान है जिसको पहले भी काम लगेगा, मशीन में घुसाने के पहले भी उस पर काम हो रहा होगा, फिर मशीन में घुसाने के बाद भी उसमें काम होगा। ठीक है, अब आगे देखो। फिनिश गुड्स एज एट कॉस्ट एज ऑन 1/1/2022 ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। रॉ मटेरियल परचेज, फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल परचेज मैंने कराया था, जब भी कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है तो वो क्या होता है, परचेजेस के साथ ऐड हो जाता है, यानी वो रॉ मटेरियल कंज्यूम का ही पार्ट है। फिर बोलता है मशीन आवर रेट, फिर देता है मशीन आवर्स वर्कड, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, ये है फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट। फिर है चार्जेबल एक्सपेंसेस, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर, फिर क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दोनों साथ में ही जाने वाला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हेड के अंदर में। फिर क्या है सेल ऑफ फिनिश गुड्स 30,000 यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि सेल जो हुआ है फिनिश गुड्स 30,000 यूनिट्स का सेल हुआ है। चलो ठीक है, फिर बोलता है रॉ मटेरियल एज ऑन 31/12/2022 और वर्क इन प्रोग्रेस एज ऑन 31/12/2022, यानी लास्ट डेट का दिया हुआ है, क्लोजिंग का सारा दिया हुआ है, एट प्राइम कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को ऐड करके दिया हुआ है। तो बोलता है फिनिश गुड्स एट कॉस्ट 10,000 यूनिट्स, यानी कि फिनिश गुड्स कॉस्ट पे कितना है पता नहीं एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिया है, तो यही तो करते हैं, ऐसा भी कॉस्ट शीट आता है ना जिसमें हम लोग ऐसा निकालते हैं कि फिनिश गुड्स कितना होता है। ठीक है, वैल्यू में, क्योंकि या तो वेटेड एवरेज से, या तो LIFO से, या तो FIFO से। ओके, अब क्या बोलते हैं फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड इज 32,000 यूनिट्स। ले अब है अज्यूम सेल्स आर मेड ऑन LIFO बेसिस, तो बस हम लोगों को ये भी बोल दिया है कि LIFO बेसिस पे सेल हुआ है। अब चलो क्वेश्चन करते हैं, पहले मैं कॉस्ट शीट बना लेती हूँ फिर वी विल डिस्कस। तो चलो कॉस्ट शीट करते हैं अभी। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना दिया हुआ है 25,000, फिर हमारा परचेजेस कितना दिया हुआ है 2,00,000,
फिर हमारा फ्रेट कितना दिया हुआ है 10,000, मैंने बोला था फ्रेट क्या होता है परचेजेस में ऐड हो जाता है। फिर क्लोजिंग रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है 45,000। चलो इसको माइनस कर लेते हैं, इससे मिल जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम 1,90,000, ठीक है। सो 1,90,000 निकल गया रॉ मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट लेबर कितना दिया हुआ है 2,70,000। फिर चार्जेबल एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है 50,000। अब मैंने क्या समझाया, प्राइम कॉस्ट एट WIP एट प्राइम कॉस्ट का क्या मतलब होता है कि प्राइम कॉस्ट के अंदर में ये WIP इंक्लूडेड होता है, ठीक है। दिस पर्टिकुलर WIP इज वैल्यूड ऑन प्राइम कॉस्ट, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कितना आएगा। ओपनिंग है 30,000 तो डाल दो 30,000, और क्लोजिंग है 45,000 तो डाल दो 45,000, माइनस करो, इससे निकलेगा प्राइम कॉस्ट जो कि आ रहा है 4,95,000। ये आ गया आपका प्राइम कॉस्ट। चलो प्राइम कॉस्ट तक डन। अब करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड भाई 3 रुपया इंटू 48,000 आवर्स, बिकॉज 1 घंटे का कितना ले रहा है 3 रुपया, ठीक है। तो 48,000 आवर्स का कितना लेगा इंटू 48,000, जो मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 1,44,000। अब क्या करना है, इसके बाद अब हम लोग को ओपनिंग WIP एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ऐड करना है। हम लोग यूजुअली तो WIP ऐड लेस करते ही है वर्क्स कॉस्ट निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर में करना है। ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड का बात कर रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब भी क्या हुआ, फैक्ट्री ओवरहेड का पोर्शन हुआ, ठीक है। चलो तो अभी कर लेते हैं ऐड WIP, यानी कि दिस इज वैल्यूड एट फैक्ट्री ओवरहेड एंड प्राइम कॉस्ट, यानी कि वो जो बेसिक WIP हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो चलो निकाल लेते हैं। इधर पे है आपका दिया हुआ 6,000 और इधर पे दिया हुआ है 9,000, तो इससे इसको लेस करेंगे तो हमको मिल जाएगा मेरा वर्क्स कॉस्ट। तो कर लेते हैं 6,36,000। तो चलो वर्क्स कॉस्ट निकल जाएगा 6,36,000। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या ओवरहेड वो दिया हुआ है हमको कितना 1 लाख, जिससे आपका निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट कम्स टू 7,36,000। एंड नाउ वी विल बी एडिंग ओपनिंग FG, जो कि कितना दिया हुआ है 1,44,000। तो ऐड कर दो ओपनिंग FG 1,44,000, और अब आएगा क्लोजिंग FG। क्लोजिंग FG किसके ऊपर वैल्यू करना है, LIFO पे, राइट। यहाँ पे यूनिट्स प्रोड्यूस्ड भी दिया हुआ है, यहाँ पे ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोगों को निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को सेल यूनिट्स दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है नंबर ऑफ यूनिट्स, और साथ ही साथ हम लोगों को यहाँ पे प्रोड्यूस नंबर ऑफ यूनिट्स भी दिया हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक क्योंकि नहीं दिया हुआ था, तो यहाँ पे हम लोगों को उसका कैलकुलेशन करके नंबर ऑफ यूनिट्स का ओपनिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो निकाल लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG प्लस प्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सेल। नंबर ऑफ यूनिट्स का देख रहे हैं, जितना ओपनिंग है प्लस जितना प्रोड्यूस किया, उससे अगर आपने जितना क्लोजिंग बचा हुआ है उसको हटा के तो क्या मिलता है, सेल। अभी ओपनिंग FG पता नहीं है, तो ओपनिंग FG को रहने दो, प्लस प्रोड्यूस नंबर ऑफ यूनिट्स कितना दिया हुआ है 32,000, क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स कितना दिया हुआ है 10,000, और सेल नंबर ऑफ यूनिट्स कितना दिया हुआ है 30,000, और सेल नंबर ऑफ यूनिट्स कितना दिया हुआ है 30,000। आ गया। अब आराम से ओपनिंग FG निकल जाएगा। सो ओपनिंग FG कितना निकलेगा, ये 10,000 उस साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये भी उस साइड जाएगा। सो ये हो जाएगा 40,000 माइनस 32,000, ओपनिंग FG निकल जाएगा 8,000। क्यों निकालना पड़ा, LIFO मेथड निकालने के लिए। तो LIFO मेथड आप कैसे करेंगे, चलो कर लेते हैं। कैलकुलेशन अंडर LIFO, ये सब वर्किंग नोट के अंदर आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन अंडर LIFO आप लिख लेना, इसके बाद लिख दो यहाँ पर ओपनिंग FG, और लिख दो फिर प्रोड्यूस्ड या फिर प्रोडक्शन, जिसमें यहाँ लिख दो अपना यूनिट, फिर लिख दो यहाँ पे रेट, और यहाँ लिख दो कॉस्ट। यूनिट कितना कितना, ओपनिंग का 8,000 यूनिट्स, प्रोडक्शन का कितना यूनिट्स, प्रोडक्शन का यूनिट्स आ रहा है 32,000, और फिर यहाँ पर रेट नहीं पता, कॉस्ट तो पता है। देखो प्रोडक्शन का कॉस्ट तो यहाँ निकाला 7,36,000, तो यहाँ लिख दो 7,36,000, और यहाँ पर ओपनिंग FG का भी कॉस्ट हमें मालूम है। ओपनिंग FG का कॉस्ट इज, लिख देते हैं, लिखा नहीं है हमने, 1 लाख को लिखा है, ठीक है। ओपनिंग FG का कॉस्ट इज 1,44,000, तो लिखा हुआ है। तो चलो यहाँ पे डाल दो 1,44,000। अब इसको डिवाइड करके देख लो कितना आ रहा है, इसको डिवाइड करके देख लो कितना आ रहा है। तो इधर आ जा रहा है 18 रुपीज़, और इधर आ जा रहा है 23 रुपीज़। आ गया। तो अब हम लोगों को LIFO बोला है, LIFO मतलब लास्ट एंड फर्स्ट टर्म। सेल कितना नंबर ऑफ यूनिट्स हुआ है 30,000, तो यानी कि सेल किधर से चला जाएगा, पूरा का पूरा 30,000 इसमें से चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा रहेगा 2,000। सो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना होगा, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना होगा, इस लॉट से पूरा का पूरा यानी 8,000 इंटू 18 प्लस 2,000 बचा है इस लॉट से, 2,000 इंटू 23
तो ये आ जाएगा आपका 46,000 और इसका तो टोटल है पूरा का पूरा ही 1,44,000 प्लस 46,000 इज 1,90,000। ठीक है, सो ये 1,90,000 यहाँ पुट कर देंगे, 1,90,000 यहाँ माइनस हो जाएगा, इससे आंसर निकल जाएगा 6,90,000, जिससे आपका आंसर निकल जाएगा 6,90,000। ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड कर देंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना, सेलिंग ओवरहेड था 54,000 और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना था 36,000। ऐड कर दो तो कितना आ रहा है 90,000, जिससे कॉस्ट ऑफ सेल कितना निकल जाएगा 7,80,000। और देखो सेल दिया हुआ है, क्वेश्चन में सेल कितना दिया हुआ है 9 लाख, तो लिख दो 9 लाख। और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, प्रॉफिट इज ऑलवेज बैलेंसिंग फिगर, तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे 9 लाख माइनस 7,80,000 करके, दैट इज 1,20,000। बस डन, तो हो गया ये सम, इसमें कुछ नहीं था, बस WIP समझने की जरूरत थी। ओके, अब नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम करने के पहले ना मैंने एक इंक्रीज डिक्रीज वाला एक शॉर्ट्स डाला है, पहले आप वो देख लो, फिर आपको नेक्स्ट सम समझ आएगा। ओके, तो चलो कंटिन्यू करते हैं विद द नेक्स्ट सम। क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी। ये क्वेश्चन देखने बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, वो वीडियो देख लेना, पहले वो शॉर्ट्स देख लेना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, बोलता है एन लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रिलेशन टू द प्रोडक्शन ऑफ 2000 यूनिट्स ऑफ एन का 2000 यूनिट्स बनाया गया है, जो कि 2022 में बनाया गया है, तो उसका कुछ वैल्यूज दिया है आपको। क्या दिया है, डायरेक्ट मटेरियल 2 लाख, डायरेक्ट लेबर 1.5 लाख, इनडायरेक्ट वेजेस, देखो ये क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, जिसमें बोल रहा है 50% फिक्स्ड है। यहाँ पे आपको कुछ कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं है, यहाँ बोल ही दिया है इसमें कितना परसेंटेज फिक्स्ड है। कंज्यूमेबल स्टोर्स, इसमें 70% फिक्स्ड है। ठीक है, एक वेरिएबल है, इसमें 70% वेरिएबल है, मतलब 30% फिक्स्ड है। ओके, ऑफिस रेंट पूरा का पूरा फिक्स्ड कॉस्ट है। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस 40% वेरिएबल, इसका मतलब यहाँ पे 60% फिक्स्ड है। ओके, इन द ईयर 2023 इट इज एस्टिमेटेड दैट द प्रोडक्शन विल बी इंक्रीज्ड बाय 50%। एक चीज़ सुन लो, मैंने आपको ये भी बताया था कि कॉस्ट शीट हम लोग एस्टिमेशन के लिए भी निकालते हैं कि अगर ये करेंगे तो कॉस्ट टोटल कितना लगेगा, तो यहाँ पे ये एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बन रहा है। ओके, तो चलो देखते हैं इसके आगे क्या लिखा हुआ है। फिर बोलता है इन द ईयर 2023 इट इज एस्टिमेटेड द प्रोडक्शन विल बी इंक्रीज बाय 50%, यानी प्रोडक्शन अभी कितना है 2000, वो 50% से बढ़ जाएगा। यानी कितना बढ़ जाएगा, 50% से बढ़ने का मतलब कितना हो जाएगा, 2000 विल बी इंक्रीज बाय 50%, मतलब 2000 इंटू 150% कर देंगे। ओके, चलो अब आगे देखो, द प्राइस ऑफ द मटेरियल दैट इज गोइंग टू बी 3000, द प्राइस ऑफ द मटेरियल और एंड लेबर विल गो अप बाय 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, यानी कि मटेरियल का प्राइस भी 10% से बढ़ जाएगा और लेबर भी 20% से उसका प्राइस बढ़ जाएगा, यानी लेबर को भी जो पेमेंट करेंगे वो 20% से बढ़ जाएगा। फिर बोलता है यू विल बी रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एन फॉर द ईयर 2023 इफ द कंपनी विशेस टू मेंटेन अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट, यानी प्रॉफिट कितना होगा 10% ऑन कॉस्ट होगा। देखो इस तरीके के कॉस्ट शीट को लेके चक्कर नहीं है कुछ भी, कुछ चीज़ें सिर्फ समझने वाली चीज़ें हैं। हमें मालूम है कि वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट होता है जो कि चेंज होता रहता है, ये आपको मालूम है। और आपको ये भी पता होना चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट होता है जो कि फिक्स्ड रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर अनलेस क्वेश्चन बोल दे कि ये बढ़ेगा, ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम लोग बहुत आराम से चीज़ों को निकालेंगे और इजीली समझेंगे। पहले एक वर्किंग नोट कर लेते हैं, कौन सा कितना बढ़ेगा और उसका वैल्यू कितना होगा। जितने भी वेरिएबल कॉस्ट हैं, जितने भी वेरिएबल कॉस्ट हैं वो तो बढ़ेगा ही, ठीक है, और जितना भी फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स्ड ही रहेगा। तो चलो जल्दी से बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट है इसीलिए हम लोगों ने एस्टिमेटेड लिख दिया। चलो पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितना इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है। तो 2000 पहले था, ये 50% से बढ़ा दोगे यानी 150% कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3000। ठीक है, ये मैंने पहले भी समझाया है, किसी चीज़ को किसी पर्टिकुलर अमाउंट से अगर बढ़ाना होता है तो 100 प्लस दैट परसेंट कर देते हैं, यानी 100 प्लस 50% दैट इज 150% से डायरेक्ट मिल जाएगा आपको इंक्रीज अमाउंट। ओके, चलो अब जो भी चीज़ वेरिएबल कॉस्ट है ना वो तो 50% से इंक्रीज होना ही है। बोलो क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन ही 50% से इंक्रीज हो जा रहा है, यानी जैसे ही नंबर ऑफ यूनिट्स 50% से बढ़ रहा है वैसे ही तो वेरिएबल कॉस्ट, हर वेरिएबल कॉस्ट भी 50% से बढ़ जाना चाहिए। तो जितनी भी जगह में आपको वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा उसको आप 50% से बढ़ा दोगे। अदर देन दैट भी अगर कोई पर्टिकुलर कॉस्ट का रेट बढ़ता है तो आप वो रेट का इंक्रीज भी शो करोगे, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल। देखते हैं, तो चलो सबसे पहले पर्टिकुलर्स लिख लो और उसके बाद लिख लो रुपीज।
ठीक है। तो देखो डायरेक्ट मटेरियल कितने से बढ़ेगा, सबसे पहले लिखा है डायरेक्ट मटेरियल कितना है, डायरेक्ट मटेरियल है पहले था 2 लाख, डायरेक्ट मटेरियल पहले था 2 लाख। अब ये बोला है मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा 10% से, प्राइस, तो अगर प्राइस भी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज वैल्यू कैसे निकालते हैं, 100+% करके, यानी कि 100 + 10 सो 110%। सो इसको बढ़ा दो 110%। पर मैंने क्या बोला था, प्रोडक्शन कितने से बढ़ रहा है, 50% से, यानी इसका सिर्फ प्राइस ही नहीं, ये प्रोडक्शन की वजह से तो टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रोडक्शन की वजह से टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब जितना टोटल प्राइस के इंक्रीज के बाद वैल्यू आएगा उसको आप क्या करोगे, जितना आपका प्रोडक्शन में इंक्रीज है उससे इंक्रीज कर दोगे, यानी कितना इंटू 150% भी कर दोगे। ऐसा क्यों करोगे, ये है आपका इंक्रीज इन रेट, दिस इज द इंक्रीज इन रेट एंड दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। समझे, मतलब ऐसे समझ लो, मान लो कि पहले 2 रुपया करके पर यूनिट था डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट। एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर आर ऑलवेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर हमेशा वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है। चलो तो मान लो डायरेक्ट मटेरियल आपका ₹2 पर यूनिट था, यानी कि ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है जब आप 2000 यूनिट्स बना रहे थे। मान के चलो आप बोल रहे हैं रेट में चेंजेस आ रहा है, तो रेट में कितना चेंजेस आ रहा है, रेट में 10% का चेंजेस आ रहा है, तो कर लो इंटू 110%, जिससे आपका आ जाएगा ₹2.2 पर यूनिट, ठीक है। यानी कि यहाँ पर रेट में तो चेंज हो ही रहा है, साथ ही साथ प्रोडक्शन लेवल पे भी चेंज हो रहा है, यानी कि अब ये रेट के चेंज को अगर आप सिर्फ रेट में चेंज आता, यानी आउटपुट कितना था 2000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिर्फ आउटपुट कितना था 2000, तो 2000 से 2.2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिल जाएगा कि रेट के चेंज की वजह से कितना आपका कॉस्ट बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ रेट चेंज नहीं हो रहा है, आउटपुट भी चेंज हो रहा है, तो आउटपुट कितना हो जा रहा है, देखो यहाँ पे किया है 150% किया, तो आउटपुट कितना हो जा रहा है 3000, तो यानी कि ये रेट भी इंक्रीज हुआ प्लस नंबर ऑफ आउटपुट भी इंक्रीज हुआ, जिससे टोटल वैल्यू भी बढ़ जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे दोनों एलिमेंट रिकॉर्ड करना पड़ा, एक तो 110 फॉर रेट एंड 150 फॉर प्रोडक्शन नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट था, यहाँ पे ये काम करना पड़ा। चलो अब चलते हैं डायरेक्ट लेबर में। सो अब लेबर के अंदर में क्या आ रहा है, देखो लेबर के अंदर भी सेम सिचुएशन है, डायरेक्ट लेबर में बोल रहा है कि 20% से उसका प्राइस बढ़ रहा है। तो पहले से मेरा डायरेक्ट लेबर कितना था, डायरेक्ट लेबर था मेरा 1,50,000, जिससे 20% से बढ़ रहा है, तो 100 + 20 दैट इज 120% से उसका प्राइस बढ़ रहा है। और ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट है, इसका मतलब प्रोडक्शन की वजह से ये ओवरऑल और बढ़ेगा, कितने से 50% से, क्योंकि प्रोडक्शन भी 50% से बढ़ रहा है। तो चलो बढ़ा देते हैं, 150% कर देते हैं, जिससे आ गया आपका यहाँ पर 3 लाख इंटू 110% दैट इज 3,30,000 एंड देन यहाँ पर आ जाएगा 1,50,000 इंटू 120, जिससे आ गया 2,70,000। तो इससे आपको मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर कोई भी आपका चार्जेबल एक्सपेंसेस नहीं है, तो ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 लाख। ओके, तो प्राइम कॉस्ट डन। अब क्या है, इनडायरेक्ट। अच्छा, अगर कुछ ना बोले तो आपको मान लेना है, जान लेना है कि कंज्यूमेबल स्टोर, जिसका मतलब होता है कि ये कुछ ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स है जैसे स्क्रूज वगैरह। एक मेन प्रोडक्ट को बनाने में स्क्रूज, बोल्ट्स, नट्स तो लगता है ना, तो इसको आप साइड में उठा के रख देते हो जब, तो इसको कहा जाता है कंज्यूमेबल स्टोर्स, ठीक है। सो कंज्यूमेबल स्टोर्स और इनडायरेक्ट वेजेस, ये सारा क्या है, फैक्ट्री के वर्कर्स को जो वेजेस देते हैं, जो कि डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बना रहा है लेकिन बाकी का काम तो कर रहा हो सकता है ना, पैकिंग कर रहा हो सकता है या कोई भी अलग तरीके की चीज़ें कर सकता है, ठीक है, जो कि फैक्ट्री में सिर्फ वही नहीं होता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में माल लेके जा रहा है, सो इसको भी तो पैसा दे रहे हैं ना, तो ये होता है इनडायरेक्ट वेजेस। ये दोनों ही फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड इनडायरेक्ट वेजेस, तो दोनों ही कहाँ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में। तो चलो डाल देते हैं। अब यहाँ भी चक्कर है, कि इनडायरेक्ट वेजेस भी क्या है, 50% से फिक्स्ड है और बचा हुआ 50% वेरिएबल, तो जो भी वेरिएबल पोर्शन है वो प्रोडक्शन की वजह से तो इंक्रीज करेगा ना, तो चलो इंक्रीज करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड, अब इसके अंदर में लिख लेते हैं जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है। सबसे पहले लिख लो इनडायरेक्ट वेजेस, और इनडायरेक्ट वेजेस के अंदर में भी 2 पोर्शन है, एक है फिक्स्ड पोर्शन जो कि कभी चेंज नहीं होगा, और एक है वेरिएबल पोर्शन जो कि चेंज होगा, ठीक है। सो फिक्स्ड पोर्शन कितना है, टोटल कॉस्ट कितना रहा 40,000, इसका 50%, यानी एक पूरे कॉस्ट का 50% फिक्स्ड है, तो उस पूरे कॉस्ट का रिमेनिंग 50% क्या होगा, वेरिएबल, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, 40,000 इंटू 50%, ये आ गया वेरिएबल पोर्शन, और ये जो वेरिएबल पोर्शन है इसका क्या होगा, ये तो इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज के लिए इसको बढ़ा देंगे 150%, यानी यहाँ हम लोगों ने निकाला कि टोटल वेरिएबल पोर्शन कितना है और इंटू 150% कर दिया, क्योंकि हमारा टोटल प्रोडक्शन भी 50% से इंक्रीज हो जा रहा है। तो चलो कर देते हैं,
देखते हैं कितना आ रहा है 20 इंटू ये, तो ये 30,000 आ जाएगा। और ये तो सेम ही रहेगा, फिक्स हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पे सेम होगा, इसकी वजह से इसको कुछ नहीं बढ़ाया गया, तो ये आ जाएगा आपका 20,000। ठीक है, ये आ गया इनडायरेक्ट वेजेस। अब इनडायरेक्ट वेजेस के बाद हमारा सेकंड पार्ट क्या है, कंज्यूमेबल स्टोर्स, जो कि खुद भी फैक्ट्री ओवरहेड है, तो लिख दो कंज्यूमेबल स्टोर्स। और इसके अंदर में भी दो पोर्शन, एक तो है फिक्स्ड और एक है वेरिएबल। ओके, तो फिक्स्ड कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 70% वेरिएबल है, 70% वेरिएबल है, यानी कि 30% क्या होगा फिक्स्ड। तो चलो कर लेते हैं। तो यानी कि देखो टोटल ना 100 होता है, 100 में से अगर 70 फिक्स्ड है या 70 वेरिएबल है तो बचा हुआ 30 क्या होगा, बचा हुआ 30 फिक्स्ड होगा। ठीक है, तो चलो फिक्स्ड पोर्शन है 30%, तो ये है 30,000 का फिक्स्ड है 30%। तो जो चीज़ फिक्स्ड है उसमें तो कोई चेंजेस आता नहीं है, जो वेरिएबल है सिर्फ उसी में चेंजेस आता है। तो चलो इसका कितना आ जाएगा 9,000। ठीक है, और इसके बाद आएगा आपका वेरिएबल पोर्शन, दैट इज 30,000 का 70%। लेकिन ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल में क्या होता है, वो प्रोडक्शन की वजह से वो भी इंक्रीज करेगा। कितने परसेंट से, 150% से इंक्रीज कर दो, मतलब डायरेक्टली इंक्रीज वैल्यू लिख रहे। ओके, तो चलो देख लेते हैं। इससे आ जाएगा आपका 21,000 इंटू 150%, सो दिस इज कमिंग टू 31,500। ओके डन। अब इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, देखो ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP तो है नहीं, तो अगर है नहीं ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP तो करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएगा वर्क्स कॉस्ट। तो डाल दो वर्क्स कॉस्ट, कितना आएगा 6,90,500, क्या क्या वर्क्स कॉस्ट। अब इसके बाद हमारे पास कुछ और एक्सपेंसेस है, ऑफिस रेंट, ये क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, तो डाल देते हैं। वो ऑफिस एक्सपेंसेस के अंदर में आएगा ऑफिस ओवरहेड। इसमें क्या है ऑफिस ओवरहेड, इसमें क्या है पूरा का पूरा फिक्स्ड है, 100% फिक्स्ड है, यानी कि कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो पूरा का पूरा आउटर कॉलम में चला जाएगा, जो कि है 60,000, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो पूरा का पूरा आउटर कॉलम में चला जाएगा। अब क्या बचता है, इसके बाद देखो कोई भी और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दी हुई है, तो यहाँ के बाद या तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखो या कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल लिखो, गुड्स सोल्ड लिख लो, बात एक ही है, क्योंकि ओपनिंग FG क्लोजिंग FG दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, प्लस ओपनिंग FG लेस क्लोजिंग FG दिया हुआ नहीं है, करने का कोई चिंता नहीं है। यहाँ पे ऐड कर दो इसको, यहाँ पर आ जा रहा है आपका 750,500। अब इसमें ऐड होगा सेलिंग एक्सपेंसेस। अब सेलिंग एक्सपेंसेस का भी सेम चीज़ है, इसमें दो पार्ट है, यानी इसमें भी फिक्स्ड पार्ट है और वेरिएबल पार्ट। फिक्स्ड पार्ट का तो कुछ नहीं होगा, फिक्स्ड पार्ट कितना है बोलता है 40% वेरिएबल है, तो फिक्स्ड कितना होगा, फिक्स्ड होगा 60%। तो हमारा टोटल कितना है 80,000 का फिक्स्ड पोर्शन है आपका 60%, तो लिख दो दैट कम्स टू 48,000। और बचा हुआ जो 40% है दैट विल कम अंडर वेरिएबल कॉस्ट, बट वेरिएबल है इसलिए 150% से इंक्रीज भी होगा, तो कर दो 80,000 का 40% इंटू 150%, दैट कम्स टू, इसमें इक्वल हो गया, बट जरूरी नहीं है हर बार इक्वल हो, आपको दिख ही रहा है। तो चलो अब इसको टोटल कर लेते हैं, कितना आ रहा है बताओ। कितना आ रहा है 8,46,500, ठीक है। तो ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल। अब प्रॉफिट इसमें ऐड करना है, और प्रॉफिट के बारे में लिखा हुआ है, देखो लिखा क्या है, प्रॉफिट इज 10% ऑन कॉस्ट। तो क्या यहाँ पे कोई भी 100 वाली चीज़ें करनी है, 100 टॉफीज वाली नहीं, क्यों, देखो यहाँ पे आपको कॉस्ट गिवन है, यस और नो, बिल्कुल गिवन है, और प्रॉफिट भी किस पे निकालने बोला है, कॉस्ट पे। अगर ऐसा होता कि प्रॉफिट सेल पे निकालने बोलता, क्योंकि सेल गिवन नहीं है तो फिर सेल को 100 टॉफीज मानते हैं, ओके, या सेलिंग प्राइस दिया होता अगर बैक कैलकुलेशन के लिए, तो और हम लोगों को बोलता कि प्रॉफिट इज ऑन कॉस्ट, जो चीज़ आपको दिया हुआ नहीं है उसके ऊपर अगर प्रॉफिट बोल देगा तो आप उसको 100 टॉफीज मान दोगे, ओके। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। अब इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे प्रॉफिट, जो हम लोग अभी निकाल लेंगे, जो कि है 10% ऑन कॉस्ट, तो 10% ऑफ 8,46,500, आप करके देखो आएगा 8,46,500, आएगा 8,46,50, जिसको आप ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 93,1150, ये आएगा सेल। तो यही निकालने को बोला था क्वेश्चन में, निकाल लिया हम लोगों ने। आगे एक और चीज़ लिखा था, हम लोगों को बोला था सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालो।
तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट एकदम ईजी है, निकाल लेते हैं, उसका कैलकुलेशन मैं यहाँ कर देती हूँ। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो आप देखो कितने यूनिट्स को बेच के हमारा सेलिंग प्राइस आ रहा है 9,31,150, 9,31,150। कितने यूनिट्स को बेच के आ रहा है? 3,000 यूनिट्स। कैसे बोला मैंने 3,000? क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग ये 150% ले ही इसलिए रहे हैं क्योंकि प्रोडक्शन में इंक्रीज आया है। प्रोडक्शन में कितने से इंक्रीज आया है? 50% से, तभी तो 2,000 बिकेम 3,000। तो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है? 3,000 नंबर ऑफ यूनिट्स है। तो इतना जो टोटल सेल वैल्यू है ये 3,000 यूनिट्स का है। तो एक यूनिट का कितना होगा? 931150 डिवाइडेड बाई 3,000, दैट विल गिव यू हाउ मच? 310.38। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लो, ये आएगा। दिस कंप्लीट्स कॉस्ट शीट। इसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहां हम लोग ओवरहेड के बारे में डिस्कशन करेंगे।